नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ इंडिया इसराइल रिलेशंस। इसराइल हमारे देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों देशों के काफ़ी कोलैबोरेशंस हैं डिफेंस के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, कल्चर के ऊपर। तो इस वीडियो में हम इंडिया इसराइल रिलेशंस को इन डेप्थ देखने वाले हैं। हम इतिहास देखेंगे कि कब से इन दोनों के रिश्ते जो हैं वो शुरू हुए। हम इनका प्रेजेंट देखेंगे, इस समय कोलैबोरेशन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कितना बायलैटरल ट्रेड इन दोनों देशों में होता है, और फिर हमारे रिलेशंस का फ्यूचर क्या है और इंडिया इसराइल रिलेशंस में चैलेंज क्या है। तो सारी चीज़ों को इन डेप्थ हम कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम प्लेलिस्ट को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, साल 1947 ये वो साल था जब इसराइल एक देश के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया। देखिए, रिलेशंस को समझने से पहले आपके लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसराइल पहले एक देश नहीं हुआ करता था। इसराइल में जो ज्यूज रहते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में स्कैटर्ड थे। उसके बाद आता है एडोल्फ हिटलर। हिटलर के समय जर्मनी में काफ़ी ज्यूज़ को मारा जाने लगा। उसी प्रकार से कई अरब कंट्रीज़ में भी ज्यूज़ के ऊपर अत्याचार हुए। तो इन सारी चीज़ों ने एक विचारधारा को जन्म दिया, दैट इज़ ज़ियोनिज़्म। इनका ऐसा मानना था कि ज्यूज़ के लिए भी अपना देश होना चाहिए। तो वहाँ से बात इसराइल की आने लगी। कई ज्यूज़ जो अलग अलग दुनिया के देशों में रहते थे वो उस समय के पैलेस्टीन में आए और वहाँ पे उन्होंने अपने लिए अलग देश की मांग शुरू करी और एक रिवॉल्यूशन जो है सॉर्ट ऑफ वो वहाँ पे शुरू हुआ। समय के साथ साथ अमेरिका और यूरोपियन देशों ने जो ज़ियोनिज़्म का कोर्स था उसको उठाया और इस प्रकार से जो पैलेस्टीन का डिवीज़न और ज्यूज़ के लिए एक अलग स्टेट, एक अलग देश बनने की बात थी, दैट इज़ इसराइल, वो यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा। और यूनाइटेड नेशन में इसकी वोटिंग हुई कि क्या पैलेस्टीन को तोड़ना चाहिए और क्या इसराइल एक अलग देश बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब हमारे भारत यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ क्योंकि ये बात यूनाइटेड नेशन की थी, और यूनाइटेड नेशन में जब ये रिजोल्यूशन आया तो उस समय हमारे भारत ने पैलेस्टीन के पार्टीशन के खिलाफ वोट दिया था। यानी 1947 में जब बात हुई कि पैलेस्टीन को तोड़ के एक अलग देश इसराइल बनना चाहिए, तो उस रिजोल्यूशन का हमने विरोध किया था, हमने उसके अगेंस्ट वोट दिया था यूनाइटेड नेशन में। अब यहाँ पे बात ये थी कि जो टू नेशन थ्योरी थी, जो एक देश के पार्टीशन के बाद दो देश बनने थे, और वो भी रिलीजियस क्राइटेरिया पे, क्योंकि जैसे भारत के केस में जब भारत डिवाइड हुआ था तो उसके पीछे भी रीज़न क्या था, उसके पीछे भी रीज़न धर्म था। पाकिस्तान और बांग्लादेश उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, ये धर्म के ऊपर बने थे, रिलीजन के ऊपर बने थे। तो हम रिलीजियस क्राइटेरिया के ऊपर दो नेशन का बनना, एक देश को तोड़ के दो अलग देश बनना, इसके विरुद्ध थे। इसलिए पैलेस्टीन के पार्टीशन के लिए यूएन में जो रिजोल्यूशन आया हमने उसको रिजेक्ट किया। हमने रिलीजियस क्राइटेरिया के बेस पे जो टू नेशन थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया 1947 में। अब देखिए, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उस समय भारत NAM माने नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था, इसका पार्ट था। अब देखिए, हम सोवियत ब्लॉक के साथ भी बना के रखना चाहते थे और अरब वर्ल्ड के साथ भी बना के रखना चाहते थे। अब यहाँ पे सोवियत ब्लॉक और अरब वर्ल्ड ये कहाँ से आया? सबसे पहले अरब वर्ल्ड की बात करते हैं। देखिए, जो पैलेस्टीन है यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। तो जब पैलेस्टीन में मुस्लिम्स के एरिया को तोड़ के ज्यूज़ के लिए एक अलग देश दिया गया, तो वहाँ पे मुसलमानों ने इसको इस रूप में देखा कि ये हमारी ज़मीनें हड़प रहे हैं। ना सिर्फ पैलेस्टीन के मुस्लिम्स ने, बल्कि पूरी दुनिया के कई मुस्लिम्स थे जिन्होंने इसका विरोध किया। अब अगर भारत सीधे सीधे इस पार्टीशन का समर्थन करता तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते अरब वर्ल्ड के साथ भी बिगड़ते, और हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा अरब वर्ल्ड के साथ काफ़ी बड़ा ट्रेड चलता है। बहुत से भारतीय अरब देशों में जाके काफ़ी पैसा कमाते हैं, उनके घर बार चलते हैं, और भी बहुत ज़्यादा बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जिनकी वजह से हम अरब कंट्रीज़ के साथ नहीं बिगाड़ना चाहते थे। तो ये एक बात थी अरब वर्ल्ड की। अब दूसरी बात आती है
सोवियत ब्लॉक। यहाँ पे सोवियत ब्लॉक का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर जो हमने पैलेस्टीन के पार्टीशन का विरोध किया, उसके पीछे का कारण पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और नॉन अलाइंड मूवमेंट थी। अब देखिए, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट कहाँ से आई? एक समय ऐसा भी था जब पूरी की पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट रही थी। एक था यूएसए की साइड और एक था सोवियत यूनियन, यानी आज के समय का रशिया। पहले इसको सोवियत यूनियन बोलते थे। ना सिर्फ रशिया, बल्कि रशिया के साथ साथ यूक्रेन और ऐसे और भी बहुत देश थे जो सोवियत यूनियन का पार्ट थे, और इसी सोवियत यूनियन को यूएसएसआर भी बोलते थे। 1990 या 92 के बीच में इसका विघटन होता है और फिर उसके बाद रशिया और यूक्रेन अलग अलग देश बन जाते हैं। तो सोवियत यूनियन और यूएसएसआर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऐसे में ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोबारा आते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट पे। तो पूरी दुनिया जब दो हिस्सों में बट रही थी, एक था यूएसए, दूसरा था सोवियत यूनियन। क्यों बट रही थी? बहुत से कारण हैं। एक तो ये दोनों देश राइवल रहे हैं, दोनों पावरफुल कंट्रीज़ हैं। मिलिट्री की बात करें, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करें, दोनों देश पावरफुल हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन आती है वो है आइडियोलॉजी। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की, तो वो कम्युनिस्ट है। ना सिर्फ सोवियत यूनियन, बल्कि हमारे पास चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ये सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं। तो एक ये आइडियोलॉजी भी हो सकती है, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, और बाकी इन दोनों देशों में राइवलरी हमेशा से रही है। हालांकि दोनों देश कभी भी एक दूसरे के साथ लड़े नहीं हैं, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं लड़े, तीसरी जगह पे जाके ये लड़ते हैं, और इसी को बोला जाता है कोल्ड वॉर। तो यही कोल्ड वॉर है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, तो हम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जो पावर स्ट्रगल है वो हम कहाँ दिखाएंगे? वो हम तीसरे देश में जाके लड़ाई करके दिखाएंगे। फिर वहाँ पे देखा जाएगा, जैसे मान लो एक्स और वाई लड़ रहा है, तो एक देश एक्स को सपोर्ट कर देगा, एक वाई को, फिर देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है कि भैया ये कोल्ड वॉर है। इस प्रकार का कोल्ड वॉर का भी एक बहुत बड़ा इतिहास अमेरिका और सोवियत यूनियन में रहा है। तो जब पूरी की पूरी दुनिया इन दो धड़ों में बट रही थी, एक अमेरिका की साइड, दूसरा सोवियत यूनियन की साइड, उस समय हमारे भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने कहा कि भैया हम अपना देखेंगे, हम ना तो अमेरिका का साथ देंगे ना सोवियत यूनियन का, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आएंगे। तो वहाँ से कंसेप्ट निकला नॉन अलाइंड मूवमेंट का, यानी हम किसी भी एक धड़े के साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं। ना तो हम अमेरिका के साथ अलाइन होंगे, ना हम सोवियत यूनियन के साथ अलाइन होंगे। अब यहाँ पे देखो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रशिया है, माने सोवियत यूनियन पहले का, ये हमेशा से हमारा साथ दिया है, और हम सोवियत यूनियन के साथ नहीं बिगाड़ना चाहते, क्योंकि सोवियत यूनियन ने हमेशा ज़रूरत पड़ने पे हमारा साथ दिया है। चाहे वो हमारे भारत के पाकिस्तान के साथ वॉर हों, या फिर एक बार ऐसा भी था कि हमारे देश में चावल कम हो गए थे, तो सोवियत यूनियन के चावल आए थे, रशिया ने चावल भेजे थे। और भी डिफेंस है, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे रशिया हमारी मदद करता है। तो हम रशिया के साथ नहीं बिगाड़ना चाहते, क्योंकि हमारे अपने भी पर्सनल अपने हित छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका, उसके साथ भी हम नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम उसके साथ भी अच्छे रिश्ते रख रहे हैं, लेकिन हम डिक्टेशंस नहीं लेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी यही हो रहा है, अमेरिका हमें डिक्टेट करना चाह रहा है, मगर हम डिक्टेशंस उसके नहीं ले रहे हैं। तो हमने पहले भी नहीं ली, अब भी नहीं ले रहे हैं। तो ये है पूरा इतिहास इन शॉर्ट नॉन अलाइन मूवमेंट का। तो अब क्योंकि भारत नॉन अलाइन मूवमेंट का एक हिस्सा था, तो ये भी एक कारण था कि हम इसराइल का साथ नहीं दे सकते थे। अब ये क्यों कारण था कि हम इसराइल का साथ नहीं दे सकते थे? देखिए, इसके सबसे बड़ा कारण ये था कि जो इसराइल है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो, इन दोनों का काफ़ी क्लोज्ड अलाय है। और क्योंकि ये यूएस और नाटो का अलाय है, तो इसका साथ देने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं। तो जो सोवियत ब्लॉक है, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण था कि हमने क्यों पैलेस्टीन का जो पार्टीशन है उसका विरोध किया, उसके अगेंस्ट हमने यूएन रेजोल्यूशन में वोट दिया, क्योंकि हम ना तो सोवियत यूनियन के साथ बिगाड़ना चाहते थे, और दूसरा ना ही अरब वर्ल्ड के साथ बिगाड़ना चाहते थे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जहाँ पर आता है नॉन अलाइन मूवमेंट, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया टाइज विद अरब कंट्रीज़, कि हम अरब देशों के साथ
टाइज अपने नहीं ख़राब कर सकते, क्योंकि एक तो हमारा इनके साथ ट्रेड चलता है, बहुत से इंडियंस इन देशों में जाके पैसा कमाते हैं, और दूसरा कि भारत अरब देशों के ऊपर ऑयल इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट है। हमें अरब से तेल चाहिए, ये भी एक कारण है कि हम अरब देशों के साथ नहीं बिगाड़ना चाहते। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि कश्मीर इशू पर हम अरब देशों का समर्थन चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। लेकिन इसके एक्सेप्टेंस के लिए हमें पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से भी सपोर्ट चाहिए, तो उसमें अरब देश भी आते हैं। अब आप हाल ही में देखिएगा कि पाकिस्तान ने जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाने की बात करी है, अरब देशों ने उसको सिर्फ़ और सिर्फ लताड़ा है और कुछ नहीं किया है, सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं किया। हालांकि पहले ऐसा था कि कुछ सपोर्ट कर भी देते थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं करते हैं, जो इम्पोर्टेंट गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, इसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे जो रशिया के साथ संबंध हैं उनके ऊपर भी, और अरब वर्ल्ड की जो हमें सपोर्ट मिल रही है उनके ऊपर भी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक डिसीजन था, जिसने एक रीजनल बैलेंस की नींव रखी थी, दैट इज़ नॉन अलाइन मूवमेंट। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कश्मीर इशू के ऊपर वेस्ट एशिया ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। तो ये 2 पॉइंट थे, पहला था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दूसरा था टाइज विद अरब वर्ल्ड। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है नेहरू एंड गांधी स्टैंड। देखिए, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, इन दोनों का ये स्टैंड था कि इन दोनों ने जो पैलेस्टीनियन कॉज है उसके लिए हमेशा अपनी सपोर्ट दी, और जो टू नेशन थ्योरी थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस क्राइटेरिया, उसको हमेशा रिजेक्ट किया था। तो ये भी एक कारण था कि क्योंकि नेहरू और गांधी का ये स्टैंड था, तो हमने ये स्टैंड आगे भी बरकरार रखा। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने कल एक वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, वहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर क्वेश्चंस भी मिलेंगे और महात्मा गांधी जी के ऊपर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने उस वीडियो में छोड़ा है। 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको उस वीडियो में मिलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको गांधी उपनाम से जाना जाता है, जैसे कि सीमांत का गांधी, बिहार का गांधी, पहाड़ी गांधी। तो इन सारे लोगों को जिनको गांधी उपनाम से जाना जाता है, उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। फिर महात्मा गांधी को भी काफ़ी लोगों ने अपने अपने उपनाम दिए, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बताओ कि महात्मा गांधी को मिक्की माउस किसने कहा था, बताओ महात्मा गांधी को नंगा बाबा किसने कहा था। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है कि गांधी को किसने कौन सा उपनाम दिया। तो ये सारी वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब 1950 आते आते इंडिया और इसराइल के जो डिप्लोमेटिक टाइज थे उनमें थोड़ा बदलाव आया, और भारत ने जो इसराइल की एग्जिस्टेंस थी उसको रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि यूएन रिजोल्यूशन में भले ही हमने विरोध किया था पैलेस्टीन के डिवीज़न का, लेकिन पैलेस्टीन का पार्टीशन हुआ और जूज लोगों को अपना अलग देश इसराइल मिला। अब जब इसराइल देश बन गया तो 1950 में आके हमने जो इसराइल की एग्जिस्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज़ किया था। उसके बाद साल 1992 में आके हमने इसराइल देश के साथ अपने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया। अब यहाँ पे इस साल को याद रखो, 1992। इस साल में इंडिया ने इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया। अभी यहाँ पे ये 1992 में ज़रा सोचो पूरी दुनिया में क्या हो रहा था। उस समय पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही थी वो ये कि सोवियत यूनियन का विभाजन हो रहा था। सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया उस समय काफ़ी वीक पड़ गया था। उस समय इनकी जो करेंसी थी रूबल, वो भी काफ़ी डाउन हो रही थी, नीचे जा रही थी। और उस समय रशिया उतना पावरफुल या सोवियत यूनियन उतना पावरफुल नहीं था कि उनके अपने ही देश में अलग अलग जो रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, जो आज़ादी की मांग हो रही है, वहाँ पे बातचीत की जाए या उनको दबाया जाए, क्रश किया जाए, जो पहले लेनिन और स्टालिन के समय हुआ था। यही कारण था कि ये समय था जब सोवियत यूनियन काफ़ी वीक थी और इसका विघटन भी हो रहा था। तो यहाँ से आपने डॉट्स को कनेक्ट करना है। वहाँ पे सोवियत ब्लॉक वीक पड़ गया, दूसरी तरफ अमेरिका स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और हमने
डिप्लोमेसी देखनी है, क्योंकि हम ना तो इस तरफ के हैं ना उस तरफ के हैं, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के हैं। तो जैसे हमें लगा कि अब सोवियत ब्लॉक जो है वो भी वीक पड़ रहा है और इसराइल धीरे धीरे काफ़ी पावरफुल देश बनता जा रहा है, तो ये समय की मांग थी कि अब इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया जाए, और वो हमने 1992 में आके किए। तो फुल फ्लेश जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो 1992 में आके इस्टेब्लिश होते हैं। यहाँ पर एक आता है ओस्लो अकॉर्ड्स ऑफ 1993। 1993 से पहले इसराइल और जो अरब कंट्रीज़ हैं, काफ़ी अरब कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में काफ़ी वॉर हो चुके थे। एक अलग वीडियो में मैंने आपको इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया है, वहाँ पे मैंने पूरा हिस्ट्री बताया है, इसराइल और अरब के सारे वॉर्स भी बताए हैं, और उसके साथ साथ ओस्लो अकॉर्ड के बारे में भी बताया है। हालांकि ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मगर अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ओस्लो अकॉर्ड्स आते हैं 1993 में। ये बेसिकली एग्रीमेंट थी इसराइल और PLO माने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया ने सबसे पहले PLO को रिकॉग्नाइज़ किया था, उसके बाद इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हम हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज के पक्षधर रहे हैं, आगे मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे ओस्लो अकॉर्ड जो था 1993 का, ये एग्रीमेंट थी इसराइल और PLO माने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ये एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए थी? इस एग्रीमेंट का एम था कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं पैलेस्टीन के उस क्षेत्र के लिए जिसको इसराइल ने ऑक्यूपाई किया है। देखिए, पैलेस्टीन का विभाजन हुआ, पैलेस्टीन का कुछ हिस्सा इसराइल ने ऑक्यूपाई किया, उसके बाद फिर काफ़ी वॉर भी हुए, और जैसे जैसे वॉर होते गए पैलेस्टीन का हिस्सा इसराइल अपने कब्जे में करता गया। तो अब ये पैलेस्टीन का जितना भी एरिया जो कि इसराइल के अंडर था, इस टेरिटरी के लिए एक फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि इस क्षेत्र में, पैलेस्टीन की उस टेरिटरी में जो इसराइल ने ऑक्यूपाई करी है, वहाँ पे पीस आए और वहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस आए। इस चीज़ के लिए PLO और इसराइल के बीच में एग्रीमेंट होती है, जिसको हम ओस्लो अकॉर्ड्स बोलते हैं 1993 में। अब आओ साल 2017, क्योंकि उसके बीच में इंडिया और इसराइल के रिलेशंस में कोई बड़ा डिफरेंस या कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2017 की बात करो। अब देखिए, 2014 में इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2017 आते आते इंडिया और इसराइल के जो रिलेशंस हैं उनमें काफ़ी पैराडिगम शिफ्ट आया, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेट विजिट करी इसराइल में, और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इसराइल में पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसराइल में पहुंचने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी जी पैलेस्टीन भी गए हैं, पैलेस्टीन में एक मस्जिद भी गए, क्योंकि देखो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, दोनों देशों के साथ जो रिश्ते हैं उनको बैलेंस करके रखना। तो इसलिए 2017 में इंडिया और इसराइल के टाइज में काफ़ी पैराडिगम शिफ्ट आया। भारत के प्रधानमंत्री इसराइल गए, पहले प्रधानमंत्री बने जो इसराइल गए, और यहाँ से जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने जो टाइज़ हैं उनको एलिवेट किया, उनको आगे बढ़ाया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। तो यहाँ से हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा एलिवेट हुई और ज़्यादा बढ़ी। फिर आता है साल 2018। अब मैंने जब आपको बताया कि इंडिया जो है वो दोनों देशों में बैलेंस बना के रखता है, इसराइल और पैलेस्टीन दोनों के साथ जो रिश्ते हैं उनको काफ़ी बैलेंस रखता है, ताकि ना तो अमेरिका बुरा मान जाए ना अरब कंट्रीज़ बुरी मान जाए। अब मैं आपको इसका क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। 2018 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन के फेवर में वोट दिया। ये रेजोल्यूशन जो है इसको टर्की और यमन लेकर आए थे यूनाइटेड नेशन में। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिसीजन था, जहाँ पे जेरूसलेम को रिकॉग्नाइज़ किया गया कि ये इसराइल की कैपिटल है, इसको अपोज करने के लिए टर्की और यमन यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन लेकर आए, और हमने इसका समर्थन किया, इसका फेवर किया। तो यहाँ से मतलब जेरूसलेम जो है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। एक अल अक्सा मॉस्क, एक मस्जिद है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। ये क्यों कंट्रोवर्शियल है इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने अल अक्सा मॉस्क के साथ साथ जेरूसलेम के बारे में भी बताया है। अब इसराइल चाहता है कि जेरूसलेम जो है वो हमारी कैपिटल बने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भैया, तुम चाहते हो, हम मान लेते हैं। तो जेरूसलेम को इसराइल की कैपिटल मान लिया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। अब टर्की और यमन ने कहा कि अरे भैया, ऐसे कैसे,
हम नहीं चाहते कि जेरूसलम जो है वो इसराइल की कैपिटल बने, तो हम इसके खिलाफ़ लड़ेंगे। तो वो यूएन पहुंच गए। यूएन वालों ने कहा कि चलो भैया सारे मिल के बैठ जाओ और वोटिंग करते हैं, जिसकी तरफ ज़्यादा वोटिंग हुई उसको मान लिया जाएगा। तो सारों ने वोट दिया, भारत ने भी वोट दिया, भारत ने इस रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया। तो उस समय हमने पैलेस्टीन कोज़ जो है उसका साथ दिया, ना कि इसराइल का साथ दिया। मगर वहीं पे 2021 की बात करें तो 2021 में एक यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कॉल दी गई और कहा गया कि हमें एक परमानेंट कमीशन बनाना चाहिए जो गाज़ा, वेस्ट बैंक और पैलेस्टीन इन क्षेत्रों में जो ह्यूमन राइट वायलेशन इसराइल के द्वारा हो रही है, जो इसराइल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है गाज़ा, वेस्ट बैंक और पैलेस्टीन में, उसको प्रॉब करने के लिए, उसको पूरा स्टडी करने के लिए कि कितने लोगों को मारा गया, कितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, उसके लिए हमें एक परमानेंट कमीशन बनाना चाहिए। अब इसको भी बोला गया कि चलो भैया ठीक है, आप बोल रहे हो कि परमानेंट कमीशन बनाना है, बना लेते हैं, वोट देते हैं। तो अलग अलग देशों ने वोट दिया। भारत को कहा गया कि भैया आप वोट दो, तो भारत ने बोला कि रहने दो भैया, हमने ना किसी का पक्ष लेना है ना विपक्ष लेना है। भारत ने एब्सटेन कर दिया। एब्सेंट से आया है शब्द एब्सटेन। एब्सेंट का मतलब होता है ना कि एब्सेंट है, मतलब उपस्थित नहीं है। तो भारत ने एब्सटेन कर दिया कि भैया हम किसी का समर्थन नहीं देंगे, ना पक्ष का ना विपक्ष का। तो भारत ने वोट ही नहीं दिया। तो यहाँ पर जब इसराइल के खिलाफ बात आई कि इसके खिलाफ एक परमानेंट कमीशन बनना चाहिए, तो हमने उस रिजोल्यूशन का साथ नहीं दिया, ना तो उसके पक्ष में वोट दिया ना विपक्ष में वोट दिया। तो यहाँ से अब आप समझो कि किस प्रकार से भारत इसराइल और पैलेस्टीन इन दोनों के साथ जो रिश्ते हैं उनको बैलेंस करता है। इसको बोलते हैं डी हाइफेनेशन पॉलिसी। इसको हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। अब देखिए, इंडिया और इसराइल के जो रिलेशंस हैं 1992 से हमने काफ़ी अपग्रेड किए हैं। हमारे जो रिलेशंस हैं इनके दो मेन पिलर्स हैं। सबसे पहले आता है डिफेंस, फिर आता है एग्रीकल्चर। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन की। देखिए, इसराइल जो है वो टॉप आर्म सप्लायर है भारत को पिछले 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें, माने पिछले 20 सालों में हमने इसराइल से बहुत ज़्यादा आर्म, एमुनिशन, बहुत चीज़ें ली हैं। टॉप आर्म सप्लायर है भारत का इसराइल। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है इसराइल की हमारे भारत के लिए। दूसरी चीज़, दोनों देशों ने सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी कोऑपरेशन करी है और इसमें जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म भी आता है। कैसे हम आतंकवाद, जो कि एक वैश्विक बीमारी बनता जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ें, उसके लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी भारत और इसराइल दोनों देशों ने बनाया है। अब मेक इन इंडिया में भी जो इसराइल है उसने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसराइल की डिफेंस कंपनीज जैसे कि IAI है, इल्बिट सिस्टम्स है, रफ़ाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स हैं, इन्होंने हमारी इंडियन कंपनीज जैसे भारत फोर्ज है, टेक महिंद्रा है, अडानी ग्रुप है, टाटा एडवांस सिस्टम्स हैं, इन सारों के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि जो स्पेशलाइज्ड सब सिस्टम्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाए और होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स को इन्हेंस किया जाए। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया में भी इसराइल और उसकी जो कंपनीज़ हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अब मेजर इसराइली डिफेंस इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें जो भारत ने पिछले कुछ समय में ख़रीदे हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स आती हैं। डरबी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसको BV राम भी बोलते हैं। तो ये पहली मिसाइल है जो भारत ने इसराइल से ख़रीदी है। फिर आती है हारोप लॉइटरिंग मुनीशन, स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब्स, पाइथन 5 BV राम, उसके साथ आती है पोपे 1 एयर टू सरफेस मिसाइल, फिर ग्रिफिन गाइडेड बॉम्ब्स, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, पोपाई 2 क्रिस्टल मेज ASM और स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग मुनीशन। तो मिसाइल्स की बात करें तो ये सारी की सारी मिसाइल्स हैं जो भारत ने इसराइल से ख़रीदी हैं। फिर अगर हम बात करें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की तो उसमें आता है हेरोन, हारोप और सर्चर Mark 2। ये 3 इंपॉर्टेंट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो इंडिया ने इसराइल से ख़रीदे हैं। अगर हम बात करें सेंसर्स और रेडार्स की तो उसमें ELM 2075 फाल्कन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम आता है, ELM 2248 MF स्टार मल्टीफंक्शन रेडार आता है, ELM 2084 मल्टीपल मिशन रेडार सिस्टम्स आते हैं, ELM 2238 नेवल रेडार सिस्टम आता है, ELM 2052 एयरबोर्न AESA फायर कंट्रोल रेडार आता है और लिसनिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम। ये सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स और रेडार्स हैं जो इंडिया ने इसराइल से ख़रीदे हैं।
फिर अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो स्पाइडर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको साम सिस्टम भी बोलते हैं, ये हमने इसराइल से ख़रीदा है। बराक साम सिस्टम, ये हमने इसराइल से ख़रीदा है। स्मॉल आर्म्स की बात करें तो नीग्यू NG-7 लाइट मशीन गन्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसराइल से ख़रीदी हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसराइल कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। अब दूसरी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। मैंने आपको बताया कि इंडिया और इसराइल, इन दोनों के जो रिलेशन है, इसमें दो मेन पिलर्स हैं, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर। हमने डिफेंस को कवर कर लिया, अब बात है एग्रीकल्चर की। देखिए, एग्रीकल्चर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे इंडिया और इसराइल की ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है। एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन जो है इन दोनों देशों में, ये 3 साल के वर्क प्लान के साथ फॉर्मलाइज होती है, जहाँ पे 3 साल का एक्शन प्लान भी है। 3 ईयर वर्क प्लान प्लस 3 ईयर एक्शन प्लान। पहला जो 3 ईयर जॉइंट वर्क प्रोग्राम था उसको 2021 में साइन किया गया था। इसका एम क्या था कि नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं और जो एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उनको ग्रो किया जाए, बड़ा किया जाए। इसके साथ साथ दोनों देशों ने वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में भी MOU माने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था नवंबर 2016 में। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। दोनों देशों ने जॉइंट कमेटी बनाई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर और इसे इस्टेब्लिश किया गया अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको 1993 में साइन किया गया था। इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल R&D माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंड है। ये फंड जो है ये बेसिकली कोऑपरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया और इसराइल की इसराइल इनोवेशन अथॉरिटी, इन दोनों डिपार्टमेंट्स में ये कोऑपरेशन है। इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, इसका एम है कि हम जो जॉइंट इंडस्ट्रियल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करें, फैसिलिटेट करें और सपोर्ट करें। अगर हम एनर्जी की बात करें तो तमर और लेवियंथन गैस फील्ड्स, ये इसराइल के कोस्ट में अभी हाल ही में एक्सप्लोर हुई हैं और इंडिया उन चुनिंदा देशों में है जिसने सबसे पहले बिड लगाई कि ये जो गैस फील्ड्स हैं इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए हमें दिया जाए, और हमें ये बिड्स मिली भी। ONGC विदेश, भारत पेट्रा रिसोर्सेज, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया, ये 4 इंडियन कंपनीज़ हैं जिनको जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हैं वो अवॉर्ड किए गए इसराइली गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी एक क्लियर साइन है कि किस प्रकार से दोनों देश जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन है रिलेशंस की, उसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अगर हम कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय इसराइल में 85,000 से ज़्यादा इंडियन ओरिजिन के ज्यूस रहते हैं। मतलब पहले समय वो भारत में रहा करते थे, अब वो जब इसराइल देश बना तो इसराइल में चले गए। तो 85,000 से ज़्यादा ऐसे ज्यूस हैं इसराइल में जो इंडियन ओरिजिन के हैं। अब देखिए, मोस्टली ये जो ज्यूज़ भारत से गए इसराइल में, ये 50 और 60 के दशक में गए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज्यूज़ भारत में रहा करते थे वो महाराष्ट्र में रहते थे, फिर कुछ केरल में भी रहते थे, कोलकाता में भी रहते थे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी रहते थे। अब जो इन अलग अलग स्टेट्स में ज्यूज़ रह रहे हैं, इनके भी अलग अलग नाम पड़ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो बेने इसराइली बन गया, जो केरल में रह रहा है वो कोचीनी जू बन गया, जो कोलकाता में रह रहा है वो बगदादी जू बन गया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रह रहा है वो बनी मनाशे बन गया। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम दिए गए। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन कहीं पर भी गलत हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इन सारे क्षेत्रों से ज्यूस 50 और 60 के दशक में दोबारा इसराइल चले गए। तो इस समय इसराइल में 85,000 ज्यूस जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। अब हम एकेडमिक कोलैबोरेशन की बात करें तो देखिए, एकेडमिक एग्रीमेंट्स भी हुई हैं इंडिया और इसराइल की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, ताकि कोलैबोरेशन को फोस्टर किया जाए और एक्सचेंज को बढ़ाया जाए। UGC माने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और इसराइल साइंस फाउंडेशन, इन दोनों ने जॉइंट एकेडमिक रिसर्च के लिए एक फंडिंग प्रोग्राम की भी शुरुआत करी थी। इंडिया और इसराइल जो है उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में पिछले कुछ समय से कोऑपरेशन दिखाई है। अब इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला आता है पॉलिटिकल रिलेशन। देखिए, हम दोनों देशों के जो पॉलिटिकल टाइज़ हैं वो इस समय काफ़ी बेहतर हैं और दोस्ताना है, माने फ्रेंडली हैं। इन दोनों देशों में हाई लेवल एक्सचेंजेस इंक्रीज़ हुई हैं और जो मिनिस्ट्रियल विजिट्स हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर की विजिट तो हुई ही इसराइल में, लेकिन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो भी कई बार इसराइल गए हैं। इसराइल के मिनिस्टर्स भारत में आए हैं, तो मिनिस्ट्रियल विजिट भी हो रही हैं, हाई लेवल एक्सचेंज भी हो रही हैं।
अगर हम इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज़ की बात करें तो वो भी इंडिया और इसराइल के बीच में पिछले काफ़ी समय से इम्प्रूव हुए हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1992 में इंडिया और इसराइल के बीच में जो ट्रेड हुआ वो मात्र 200 मिलियन यूएस डॉलर था और वो बढ़ के 2022-23 में 10.1 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया। तो कहाँ पे 200 मिलियन यूएस डॉलर्स, कहाँ पे 10.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये बताता है कि किस प्रकार से हमारे जो इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज़ हैं वो इम्प्रूव हुए। यहाँ जब हम 2022-23 में 10.1 बिलियन यूएस डॉलर्स के ट्रेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफेंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसको एक्सक्लूड किया गया है। अगर इसको भी इंक्लूड कर दें तो हमारा नंबर और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जितना भी ट्रेड है इसकी खासियत ये है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये भारत के फेवर में है। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब हम किसी और देश से क्या ले रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब हम किसी और देश को क्या बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो हम जब ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के फेवर में है, इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। मतलब हमारी जो कंपनीज है वो ज़्यादा माल बेच रही हैं, वो ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज दे रही हैं और हमें मॉनेटरी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो मुख्यतः भारत के फेवर में है। अब देखिए, भारत जो है वो, अगर हम एशिया की बात करें तो इसराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया में, थर्ड लार्जेस्ट है। और आगे जब मैं आपको चाइना के बारे में बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। एशिया में थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया, लेकिन अगर ग्लोबली बात करें तो सेवन्थ लार्जेस्ट है। तो एशिया में थर्ड लार्जेस्ट है, ग्लोबली सेवन्थ लार्जेस्ट है। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करें कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भारत इसराइल को बेचता है, तो उसमें आते हैं पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ऑटोमोटिव, डीजल, केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल, मेटल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स की बात करें जो इसराइल करता है, यानी भारत जो इसराइल से चीज़ें खरीदता है, उसमें भी आते हैं पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, पेट्रोलियम ऑयल्स, डिफेंस रिलेटेड गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन हैं, आप बोलोगे कि यार पर्ल्स हम भी बेचते हैं, वो भी बेचते हैं, प्रीशियस स्टोन्स हम भी बेचते हैं, वो भी बेचते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ऐसे इसलिए चलेगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ पर्ल्स जो हमारे पास हैं वो हम उन्हें बेच देते हैं, जो उनके पास है वो हमें बेच देते हैं। प्रीशियस स्टोन्स जो हमारे पास हैं हम उन्हें बेच देते हैं, जो उनके पास है वो हमें बेच देते हैं। तो इस प्रकार से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। अब यहाँ पे जब हम इंडिया और इसराइल के रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर I2U2 के बारे में बात करना भी इम्पोर्टेंट है। I2U2 ये क्या है? इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलते हैं, मिडल ईस्ट क्वाड भी बोलते हैं और न्यू क्वाड भी बोलते हैं। ये क्वाड क्या है, इसको मैंने अच्छे से विस्तार से एक अलग वीडियो में कवर किया है और बहुत ही धांसू ट्रिक के माध्यम से मैंने क्वाड के कंट्रीज़ को भी याद कराया है। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। दोबारा आते हैं I2U2 पे। इसका नाम बड़ा विचित्र लग रहा है, I2U2। हालांकि इसको और नामों से भी जानते हैं, जैसे वेस्ट एशियन क्वाड, मिडल ईस्ट क्वाड, न्यू क्वाड, लेकिन ये I2U2 ये नाम आया कहाँ से? तो इसके लिए आपको इसके मेंबर्स को समझना पड़ेगा। इसके मेंबर हैं इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अब आपको पता चल रहा है I2U2 कहाँ से आया। I फॉर इंडिया, I फॉर इसराइल, I2, U फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, U फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, U2। तो I2U2 ये नाम यहाँ से आया, ये इसके मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रमोट करना चाहते हैं क्या क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक इनोवेशन और रीजनल स्टेबिलिटी। तो इन चारों देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक इनोवेशन और रीजनल स्टेबिलिटी, इसको प्रमोट करने के लिए I2U2, जिसको वेस्ट एशिया क्वाड या न्यू क्वाड भी बोलते हैं, ये बनाया गया। अब देखिए, इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, जिसकी हमने पहले भी बात करी कि मैंने इसको अच्छे से विस्तार से एक अलग वीडियो में कवर किया है, इसको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पर मैंने दोबारा इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की बात क्यों करी? क्योंकि इसके ऊपर भारत का क्या स्टैंड रहा है ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है, और जो मैंने आपको डी-हाइफिनेशन पॉलिसी बताई वो भी यहीं पर आएगी। इससे पहले कि हम इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के बारे में समझें और उस पर इंडिया का क्या स्टैंड है उसको समझें, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मैं आपको बताता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से भी रिलेवेंट है। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इसराइल की, तो हमें पता होना चाहिए कि इसराइल देश बना कैसे, जियोनिज़्म क्या है। तो इसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। अब इसराइल तो बन गया, लेकिन जो जियोनिस्ट हैं वो एक ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। इसको भी मैंने एनिमेशन से एक अलग वीडियो में कवर किया है।
अब हम बात कर रहे हैं पैलेस्टीन की। तो पैलेस्टीनियन कौन है? क्या ये धर्म के नाम पे बना देश है या फिर ये जोग्राफिकल टर्म है? क्या है पैलेस्टीनियन? कौन है पैलेस्टीनियन? इसको मैंने एक अलग से इस वीडियो में कवर किया है। अब कुछ समय पहले हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स दागे। तो उस करंट अफेयर को और उसके साथ साथ हमास की पूरी हिस्ट्री मैंने इस वीडियो में कवर की है। दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, एक आती है हमास जिसके बारे में आपको इस वीडियो में मिलेगा, और एक आती है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की ऑर्गेनाइजेशन है, हमास जो है वो पैलेस्टीन की है। गाज़ा से इसने 5000 रॉकेट्स इसराइल की तरफ दागे थे। गाज़ा पट्टी ये है, इसको मैंने अच्छे से एनिमेशन में कवर किया है। हिजबुल्लाह का इतिहास क्या है, इसका बर्थ क्या है और ईरान इसको क्यों समर्थन देता है, कैसे समर्थन करता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया है। क्योंकि ईरान की बात आई और ईरान ने अभी हाल ही में इसराइल के ऊपर बॉम्ब दागे थे, तो ईरान और इसराइल के रिलेशंस को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अब आज के समय ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले इन दोनों देशों में दोस्ती थी, उसके बाद ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, वहाँ पे खोमेनी जो है वो वहाँ का लीडर बना, और उसके बाद फिर वहाँ पे हार्डकर इस्लामिक अप्रोच अपनाई गई और इसराइल का जो खंडन है, जो विरोध है वो शुरू हुआ, और इतना शुरू हुआ कि अभी युद्ध तक आने की बात पहुंच गई है। तो इनका दोस्ती से दुश्मनी तक का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, उसे मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। अब क्योंकि ईरान की बात आ रही है तो ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको मैं एक अलग वीडियो में अभी कवर नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में करूँगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमास ने 5000 रॉकेट्स को इसराइल की तरफ दागा, तो उसमें से 80 to 90% जो थे उसको इंटरसेप्ट किया गया। कारण था आयरन डोम सिस्टम। कैसे काम करता है, क्या है आयरन डोम सिस्टम, एनिमेशन के माध्यम से मैंने इसकी पूरी वर्किंग यहाँ पे बताई है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आयरन डोम के साथ साथ एक आता है सी डोम, इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आयरन डोम जो है वो लैंड पे काम करता है, जो सी डोम है वो सी में काम करता है। तो इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैंने अल अक्सा मॉस्क के बारे में आपको पहले ही बताया, और एक आता है आम इसराइल चाय। जब भी इसराइल में कोई प्रॉब्लम आती है या इसराइल युद्ध की तरफ जाता है, तो वहाँ पे एक नारा बड़ा फेमस है, आम इसराइल चाय। सारे जो इसराइली हैं, जूज़ हैं, वो इस नारे को देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। अब देखो, इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट जो है, इसमें भारत का क्या स्टैंड है। भारत का बड़ा न्यूट्रल स्टैंड है। इसराइल और पैलेस्टीन इन दोनों के साथ भारत का जो रिश्ता है वो पिछले 60 दशक माने 70 सालों में रोलर कोस्टर की तरह रहा है। और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे पहले जो नेहरूवियन एरा में इस्टेब्लिश किए गए थे, हम उन्हीं को मानते हैं। क्या कि हम थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी वाले लोग हैं और हमें नॉन वायलेंस चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ लड़े, कोई दो देश एक दूसरे के साथ लड़े, लेकिन हम ना सोवियत ब्लॉक वाले हैं ना अमेरिकन ब्लॉक वाले हैं, हम नॉन अलाइन मूवमेंट वाले हैं, थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी वाले हैं। लेकिन हमारे भारत में थ्रू आउट हिस्ट्री ये देखा गया है कि हमने हमेशा पैलेस्टीनियन कोज़ का सपोर्ट किया है। इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये ही कि हमारे भारत में बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स भी आ जाती है, अपीजमेंट कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए। और जो दूसरा कारण है वो यही है कि हम अरब देशों के साथ बना के रखना चाहते हैं। तो इंडिया की जो पोजीशन है पैलेस्टीन के लिए, ये वही पोजीशन है जो अरब वर्ल्ड की है, जो नाम माने नॉन अलाइन मूवमेंट की कंट्रीज़ की है, और जो यूनाइटेड नेशन की है। तो इन तीनों की, अरब वर्ल्ड, NAM माने नॉन अलाइन मूवमेंट और यूनाइटेड नेशन, इनके जनरल कंसेंसस पे जो पोजीशन इनकी बनी, वही पोजीशन हमारे भारत की है। भारत जो है वो लास्ट नॉन मुस्लिम स्टेट है जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कि जितने भी नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं, जैसे हमारा भारत मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, भारत नहीं है, भारत क्या है, सेकुलर कंट्री है। तो इस प्रकार के जितने भी नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं उनमें वन ऑफ द लास्ट, आखिर में जाके हमने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था। लेकिन अगर हम PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो भारत पहला नॉन अरब स्टेट है जिसने PLO को रिकॉग्नाइज़ किया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि हमने हमेशा कितने लेवल पे जाके पैलेस्टीनियन कोज़ का समर्थन किया है, कि सबसे पहले जो नॉन अरब स्टेट्स में पहला देश भारत बना जिसने PLO को रिकॉग्नाइज़ किया, लेकिन नॉन मुस्लिम स्टेट्स के बीच में आखिर में जाके हमने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया।
अब हमारा ये मानना है कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो है या इसका कोई भी अल्टरनेटिव, ये किसी भी प्रकार की पीस, शांति इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में गारंटी नहीं कर सकता। तो क्या चीज़ है जो गारंटी करेगी कि दोनों देशों में डायरेक्ट नेगोशिएशंस होनी चाहिए? वही एक इकलौता रास्ता है पीस का, शांति का। अब यहाँ पे आती है डी हाइफिनेशन पॉलिसी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डी हाइफिनेशन पॉलिसी का क्या मतलब है? देखिए, भारत अंडर द पॉलिसी ऑफ डी हाइफिनेशन ये कहता है कि हम इसराइल और पैलेस्टीन, इन दोनों देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको अलग अलग तरीके से देखेंगे। हम उनको लिंक करके नहीं देखेंगे कि मतलब इसराइल और पैलेस्टीन, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जो मर्जी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इसराइल के साथ अपने अलग रिश्ते बनाएंगे, पैलेस्टीन के साथ अपने अलग रिश्ते बनाएंगे। जब हम इसराइल के साथ बातचीत करें तो पैलेस्टीनियन बुरा ना माने, जब हम पैलेस्टीन के साथ बातचीत करें इसराइली बुरा ना माने। आपस में एक दूसरे के साथ तुम्हारे लड़ाई झगड़े जो मर्जी हों, लेकिन हमारे लिए तुम दोनों इम्पोर्टेंट हो और हम तुम दोनों के साथ ही मिल बांट के रहेंगे। जैसे मान लो 3 दोस्त हैं, ठीक है, अब इसकी और इसके, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो तीसरा बोल रहा है कि भैया तुम लड़ो मरो जो करना करो, मेरे को क्यों फंसा रहे हो, मैं क्यों तुम में से किसी एक की साइड लूँ, मेरे लिए तू भी दोस्त है, तू भी दोस्त है, दोनों दोस्त हैं, मैं दोनों के साथ इक्वली जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। वही हमारे भारत का कहना है व्हेन इट कम्स टू इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो अब ये जो डी हाइफिनेशन पॉलिसी है, इससे पहले ऐसा लगता था कि भारत की जो अप्रोच है इसराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट को लेके, उसमें हम पैलेस्टीनियन कोज की तरफ थोड़े ज़्यादा झुके हुए हैं, पैलेस्टीन की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव है। डी हाइफिनेशन पॉलिसी से पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब जो डी हाइफिनेशन पॉलिसी है, यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन दोनों कंट्रीज़ के साथ हम सेपरेट ट्रैक्स पर इंगेज होंगे। हमें इन दोनों देशों के आपस के लड़ाई झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग ट्रैक्स पे हम इन दोनों के साथ अपनी इंगेजमेंट जो है उसको रखेंगे और हमारे जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको हम दोनों देशों के साथ इंडिपेंडेंटली परस्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में, आने वाले समय में जो इंडिया और इसराइल के रिलेशंस हैं उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, इंडिया इसराइल रिलेशन में पैलेस्टीन एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, पैलेस्टीन से भी बड़ा चैलेंज है और वो है ईरान। मैंने आपको अभी बताया कि ईरान ने अभी इसराइल में हमला किया है। हालांकि यह पहली बार है जब ईरान ने इसराइल पे डायरेक्ट हमला किया। इससे पहले ईरान ने कभी डायरेक्ट हमला नहीं किया, लेकिन ये शैडो वॉर करता है। तो शैडो वॉर क्या होता है? जहाँ पे शैडो वॉर आया ईरान और इसराइल के बीच का, वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्टोपस भी आती है। तो ये क्या है? इन दोनों चीज़ों को विस्तार से मैंने जो रिलेशन वाली वीडियो बताई, इसराइल और ईरान के रिलेशंस की, जो दुश्मनी से दोस्ती तक के रिलेशंस हैं, उसमें अच्छे से कवर किया है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको हम कवर करेंगे। इसराइल जो है वो ईरान को अपने लिए थ्रेट मानता है, और वो क्यों थ्रेट मानता है उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और क्योंकि इसराइल और ईरान दोनों देश युद्ध के करीब हैं, हो सकता है इनके बीच में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे युद्ध हो भी जाए, तो इन दोनों की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है इसका भी मैंने अच्छे से कंपैरिजन किया है और अंततः बताया है कि कौन सा देश पावरफुल है, जिसे आप इस वीडियो में देख के समझ सकते हैं। अब इसराइल जो है वो थ्रेट मानता है ईरान को, मगर भारत अपनी जो कॉपरेशन है ईरान के साथ उसकी वैल्यू करता है। ईरान हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है, चाहे हम एनर्जी सप्लाईज़ की बात करें या फिर ईरान में जो चबाहर पोर्ट रूट बन रहा है उसकी बात करें। दोनों ही चीज़ों में जो कॉपरेशन ईरान ने दिखाई है हम उसकी वैल्यू करते हैं, उसको चेरिश करते हैं। दूसरा आता है अप्रोच टूवर्ड्स द अरब वर्ल्ड। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसराइल के अरब देशों के साथ काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हालांकि पॉजिटिव चीज़ ये है कि पिछले कुछ समय में इसराइल और अरब के कुछ देशों के जो रिश्ते हैं वो सुधरे हैं। कुछ समय पहले यूएई के साथ भी इन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स करी, तो यूएई के साथ अच्छे रिश्ते हो रहे हैं। तो धीरे धीरे अरब देशों के साथ भी इसराइल के रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन कोई इतने ज़्यादा सुधर जाएंगे एक ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा समय लेगा। तो जब तक ये समय लेगा, या फिर हो सकता है कि सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाए आने वाले समय में, तो कुछ भी हो, अरब कंट्रीज़ और इसराइल के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इंडिया ने रिसेंटली यूएन में जब पैलेस्टीन के पक्ष में वोट दिया, इसराइल के खिलाफ में वोट दिया, जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने जेरूसलम को जब इसराइल की कैपिटल एक्सेप्ट किया तो यूएन में वोट पड़ा और इंडिया ने उसके खिलाफ वोट दिया। ये बताता है कि जो अरब वर्ल्ड है वहाँ पे भारत को काफ़ी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है।
और जो अरब कंट्रीज़ हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे पिक्चर में आता है चाइना, बहुत बड़ा प्लेयर है। देखिए, चाइना जो है वो एशिया में इसराइल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सब्र करिए, अंत में जब चाइना पिक्चर में आएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि इसराइल जो है वो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और चाइना जो है वो हमारा दुश्मन ही है सॉर्ट ऑफ। तो फिर इसराइल, जिसको हम मानते हैं कि बहुत अच्छा दोस्त है, उसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एशिया में चाइना है, भारत नहीं है। हालांकि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसराइल जो है उसने धोखा दे दिया या सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब उस वे में मत लेके जाना। मैं आपको एक बेसिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये होती है डिप्लोमेसी। इसराइल ने अपनी डिप्लोमेसी हमारे साथ भी निभाई, लेकिन वो चाइना के साथ भी ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता जैसे भारत में कई लोग बोलते हैं कि अच्छा इसको क्रिटिसाइज़ कर दो या उसको बाइकआउट कर दो। अरे भाई, डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं चलता है। इसराइल अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ कर रहा है, हमें भी अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ करना है, जो कि हम ऑब्वियसली अच्छे से कर ही रहे हैं। तो इसके बहुत क्लासिक एग्जांपल हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में हमारा जो स्टैंड था, इसराइल और पैलेस्टीन में हमारा जो स्टैंड है, या पहले जब हमने NAM की बात करी, तो ये हमारे काफ़ी अच्छे डिसीजन रहे हैं, जिसकी वजह से भारत जो है वो किसी के आगे झुकता नहीं है या हमें किसी और के तरीके से नहीं चलना पड़ता है, हम अपने तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे इसराइल की डिप्लोमेसी ये देखो कि एशिया में चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इसराइल का। अगर हम साल 2022 की ही बात करें तो जो इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड हुआ वो था $22.1 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि जैसे भारत इसराइल की फ्रेंडशिप को चेरिश करता है, इसराइल भी भारत की फ्रेंडशिप को चेरिश करता है। भारत और इसराइल के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, काफ़ी मजबूत रिश्ते हैं। इन रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। कुछ समय पहले जब इसराइल और पैलेस्टीन में युद्ध चला था तो पाकिस्तान का भी इसराइल ने काफ़ी विरोध किया, इस एक्सटेंट तक कि पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर-ए-तैयबा, इसराइल ने इसको भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। इसको मैंने अच्छे से कल एक वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हालांकि हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट इसराइल है उतना इम्पोर्टेंट ही हमारे लिए अरब वर्ल्ड है। मे बी पैलेस्टीन एक कंट्री के तौर पे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन क्योंकि हमारे लिए अरब वर्ल्ड इम्पोर्टेंट है तो पैलेस्टीन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि पैलेस्टीन का विरोध अगर करेंगे तो अरब वर्ल्ड जो है वो नाराज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत को ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम जो डी-हाइफेनेशन पॉलिसी है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करें, इसराइल के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रखें, क्योंकि डिफेंस पार्टनर है, एग्रीकल्चर पार्टनर है, कल्चरल एक्सचेंज होती है। अरब वर्ल्ड के साथ भी अच्छे रिश्ते रखें, क्योंकि अरब वर्ल्ड के साथ भी हमारा बहुत बड़ा ट्रेड चलता है। ऑयल के लिए हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और पिछले काफ़ी समय से गल्फ़ कंट्रीज़ की जो अप्रोच है वो भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव रही है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। कश्मीर के इशू के ऊपर भी अब गल्फ़ कंट्रीज़ ने क्रिटिसिज्म करना और पाकिस्तान का साथ देना बिल्कुल छोड़ दिया है। पिछले कुछ सालों से तो हमें यही लग रहा है। तो इसलिए भारत जो बैलेंस बना के चलता है वैसे ही चलना चाहिए, और इंडिविजुअली दोनों देशों के साथ हम जो रिश्ते हैं हमारे, उनको कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। मैंने इन डेप्थ आपको 360 डिग्री एंगल पे सारी चीज़ों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको मेरा हार्डवर्क और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के मेरे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जितने भी वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।